नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिसकी दोस्तों एग्जाम डेट कंफर्म कर दी गई, यानी कि 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त 2026 में ग्रुप डी का एग्जाम होना है। इसी वजह से दोस्तों क्या करना है कि अब जो हमारे बचे हुए 20 दिन बचे हुए हैं, उनमें हम लोगों को 100% अपना मतलब दे देना है, यानी कि 100% तैयारी करनी है। ठीक है, अब दोस्तों टाल मटोल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसी वजह से मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पर डे एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन लेकर के आता हूं। कल हम लोगों ने साइंस का सेशन कंप्लीट कराया था, आज हम लोग जीके जीएस का सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें कि मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो आप लोग क्या करना है कि इस सेशन को अच्छे से कवर कीजिए और मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले कह रहा है कि चुनावी बांड योजना का शुभारंभ कब हुआ था। चुनावी बांड, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि चुनाव ही हमारे भारत का सबसे मेन काम है। ऑप्शन ए कह रहा है जनवरी 2018 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2018 में, या ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2019 में, या ऑप्शन डी दिसंबर 2019 में। दोस्तों, जनवरी 2018 ईस्वी में चुनावी बांड योजना का शुभारंभ किया गया था। मतलब जब बजट 2017-18 पेश किया गया। कब? बजट 2017-18। हमसे पूछेगा कि यह किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये दोस्तों अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्हीं के द्वारा 2017-18 में बजट पेश किया गया और उसी के द्वारा जनवरी 2018 ईस्वी में पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम, चुनावी बांड योजना का शुभारंभ किया गया। हमसे पूछ लेता है किस वित्त मंत्री के द्वारा, तो अरुण जेटली के द्वारा चुनावी बांड योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे। रियासतों के कह रहा है कि कितने प्रतिनिधि थे, हमको बताइए। दोस्तों 292 सदस्य, ये दोस्तों सभी भारत के जितने प्रांत थे उनसे रिलेटेड थे, 292 सदस्य। उसके बाद 93 सदस्य, ये दोस्तों रियासतों से थे। किससे थे? रियासत से कितने सदस्य थे? 93। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 4 और सदस्य बचे हैं अभी। ये दोस्तों 4 सदस्य जो थे, ये मुख्य आयुक्त प्रांत से थे। किससे? मुख्य आयुक्त प्रांत, इससे 4 सदस्य थे, यानी कि 292, 2 3 5 4 9, यानी कि 9 9 18 और 2 1 3, 389 सदस्य टोटल थे, जिसमें 292 प्रांतों से थे, 93 रियासतों से थे और 94 सदस्य, मतलब 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से थे। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बिंबिसार दोस्तों मगध साम्राज्य का राजा था और इसकी हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजात शत्रु जब ये राजा बना तो इसने दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की। कौन से? हर्यक वंश की स्थापना की अजात शत्रु ने। इसने दोस्तों अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत के लिए, मतलब कौन सा सूफी संत के साथ संबंधित है। ऑप्शन देखने हैं कि सूफी संत से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है त्रिपिटक, यह दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यह सूफी संत से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दखमा, दखमा क्या है? ये दोस्तों पारसी धर्म से रिलेटेड है, ये भी सूफी संत से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है खानकाह, यही दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खानकाह ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों जो सूफी संत होते हैं, इसको सूफी संतों का इसको आश्रम कह दें क्या? सूफी संतों का आश्रम, या इसको मठ कहें, या आश्रम कहें, या मठ कहें, या इसको सूफी लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? खान काह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूफी संतों से रिलेटेड खान काह, इसको सूफी लॉज भी कह सकते हैं, मठ भी कह सकते हैं और आश्रम भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, क्योंकि क्लास के बीच में मैं बातचीत नहीं करता हूं, हम लोग केवल क्लास लेते हैं, जितने हमारे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आप लोग जब एग्जाम देंगे, 3 तारीख को स्टार्ट होगा जब से आपका एग्जाम, जिस भी दिन होगा आपका एग्जाम, आप लोगों को 2 से या 4 क्वेश्चन इस
मतलब ये जो 20-20 क्वेश्चन के मैं मॉडल पेपर लेके आऊंगा उसी से आप लोगों को पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में। ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, यही राइट आंसर हो जाएंगी, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अरुणा आसिफ अली, इन्होंने दोस्तों क्या कहा था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, कब 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के यानी कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। इसी वजह से दोस्तों इनको स्वतंत्रता आंदोलन की क्या स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड, मैं ऊपर लिख देता हूं जरा, ओल्ड लेडी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। आप मतलब कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। ऑप्शन ए कह रहा है केपलर, यही दोस्तों राइट हो जाएंगे, अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। केपलर ने दोस्तों ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए। किससे? 3 नियम दिए। उन्हीं में दोस्तों इन्होंने बताया कि जो सूर्य के चारों ओर ये प्रत्येक ग्रह होते हैं ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए केपलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का उनके संबंध ऊर्जा स्रोतों से सही मिलान कीजिए। संबंधित ऊर्जा स्रोतों से क्या करना है, हमको सही मिलान करना है। पावागढ़, पावागढ़ क्या है, ये पवन ऊर्जा है पावागढ़ में, या सौर ऊर्जा है, या भूतापीय ऊर्जा है, या परमाणुविक ऊर्जा है। पावागढ़ में दोस्तों सौर ऊर्जा है, ऑप्शन ए का बी नंबर हो जाएगा। पावागढ़ ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 2 में दिया हुआ है ताता पानी, ताता पानी यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ताता पानी क्या है, यह भूतापीय ऊर्जा है, बी का 3 से मिल जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है मुपंदल, यानी कि मुपंदल ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, और मुपंदल क्या है, ये दोस्तों एक पवन ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 4 नंबर डी का क्या हो जाएगा, काकरापार, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है काकरापार भी, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है यानी कि आणविक ऊर्जा केंद्र है। तो अब क्या हो गया, ऑप्शन ए के साथ में 2, बी के साथ में 3, सी के साथ में 1 और डी के साथ में 4। 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 2 3 1 4, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावागढ़, पावागढ़ में सौर ऊर्जा, तातापानी में भूतापी ऊर्जा, मुपंदल में पवन ऊर्जा, और काकरापार में परमाणु ऊर्जा यानी कि आणविक ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ पहुंचते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। पश्चिमी तट ये दोस्तों 3 भागों में डिवाइड है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे ऊपरी भाग को दोस्तों कोंकण तट कहा जाता है, यही हम लोगों से पूछ रहा था, कोंकण तट। ऑप्शन ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी भाग को यानी कि सबसे ऊपरी भाग को कोंकण तट। इसके कोंकण तट के बाद दोस्तों आता है कन्नड़ तट। क्या आता है, कन्नड़ तट, यानी कि इसको कनारा तट भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3 में आता है दोस्तों मालाबार तट। क्या आता है, मालाबार तट। हमसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा तट किससे रिलेटेड है। मालाबार तट ये दोस्तों केरल में फैला हुआ है। कन्नड़ तट ये दोस्तों कर्नाटक में फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो कोंकण तट है ये दोस्तों कोंकण तट दमन से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र भी इसके बीच में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट वाला आ गया। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, सबसे पहले तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी हम लोग ये देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद इसका जो राष्ट्रीयकरण हमसे पूछ रहा है वो 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया था, 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर की गई थी। किसके, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके बताइए कि अभी आरबीआई के प्रेजेंट के गवर्नर कौन है,
ठीक है, ये मुझको आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में स्विफ्ट यानी कि SWIFT कोड का पूर्ण रूप क्या है? स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्विफ्ट में जो टी है ये टी टेली कम्युनिकेशन के लिए बिलोंग करता है। तो हम लोगों को यही पता करना था कि टेली कम्युनिकेशन किस में दिया हुआ है। टेली कम्युनिकेशन केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विफ्ट क्या है? ये दोस्तों इंटरनेशनल स्तर पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजने यानी कि पैसा भेजने के लिए यूज किया जाता है। पैसा भेजने के लिए यूज होता है दोस्तों, इस स्विफ्ट का यूज किया जाता है। ये दोस्तों लगभग 200 प्लस देशों में दोस्तों इसका काम चल रहा है और लगभग 11,500 से अधिक इसके सेंटर है। ठीक है, स्विफ्ट के हम लोग अगर यहाँ से किसी दूसरे देश में पैसा भेजना चाहें तो स्विफ्ट का यूज करेंगे। और कोड दोस्तों इसका 8 से लेकर के 8 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक का डिजिट होता है। ठीक है, या तो 8 नंबर का कोड हो सकता है या तो 11 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है यानी कि कौन सा कंट्री है? नंबर ए में दिया हुआ है चीन। चीन दोस्तों इस समय दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नंबर बी में दिया हुआ है अमेरिका, तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट नंबर में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये दोस्तों 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिजनौर जिले को किस उत्पाद के लिए पहचान दी गई है? बिजनौर जिले के किस उत्पाद के लिए इसको पहचान दी गई है? इसको दोस्तों लकड़ी की नक्काशी के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना के तहत लकड़ी की नक्काशी करने वाला बिजनौर जिला, इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक पहचान दे दी गई है। लकड़ी की नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग, लकड़ी में सजावट करना। ठीक है, क्या करना? लकड़ी में सजावट करना यानी कि नक्काशी यानी कि कार्विंग, CARVING। ठीक है, वुड कार्विंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत लकड़ी की नक्काशी बिजनौर जिले के उत्पाद बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये निर्धनता रेखा है, तो कभी इससे ऊपर चले गए यानी कि इससे बाहर हो गए, और कभी इससे नीचे आ जाते हैं यानी कि इसमें फिर आ गए। तो कह रहे हैं कि बताइए इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? इसके लिए दोस्तों ये क्योंकि किसी चक्र की तरह है कि एक बार गए फिर आ गए, गए फिर आ गए, यानी कि चक्रीय निर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रीय निर्धन। और दोस्तों गरीबी यानी कि निर्धनता दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है दोस्तों सापेक्ष निर्धनता, कौन सी? सापेक्ष निर्धनता। और नंबर दो में होती है निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था चक्रीय निर्धन नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर आ जाए और फिर बाहर चला जाए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर, इसका संबंध दोस्तों हृदय से है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय के दोस्तों दाहिने आलिंद में, किसमें? दाहिने आलिंद में दोस्तों पेस मेकर स्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? दाहिने आलिंद में स्थित होता है और ऐसे नोड की तरह काम करता है। इसकी तरह, ऐसे नोड की तरह काम करता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बताता हूं आप लोगों को क्वेश्चन के बाद में, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो क्वेश्चन दिया है इससे भी। तो दाहिने आलिंद में पेसमेकर पाया जाता है, हृदय को मतलब हृदय का संबंध है पेसमेकर से, और यह ऐसे नोड की तरह काम भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व यानी कि डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दूध से क्रीम निकाल दी जाती है तो दूध का घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कि जो घनत्व है वो बढ़ जाती है। दूध में दोस्तों जो दूध की क्रीम होती है, क्रीम का घनत्व क्या होता है? कम होता है। क्रीम का घनत्व कम होता है,
जब क्रीम निकाल ली जाती है तो जो बाकी दूध बचता है, यानी कि पानी प्लस प्रोटीन का मिक्सचर, क्या पानी प्लस प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे मैं दूध लिख दूं, जो शेष दूध बचा जिसमें कि पानी और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ऊपर को निकल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, इसमें लखीमपुर खीरी जिले में दोस्तों स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किसमें, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1968 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना वन्य जीव अभयारण्य के रूप में की गई थी। किसके रूप में, वन्य जीव अभयारण्य, इसके रूप में की गई थी 1968 ईस्वी में। फिर इसको दोस्तों 1977 ईस्वी में, कब, 1977 यानी कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1977 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का नया नाम क्या कर दिया गया है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये दोस्तों उन्नाव में स्थित है। कहां पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पश्चिम बिहार में। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश का फर्स्ट पश्चिम बिहार है, फर्स्ट पश्चिम बिहार है, यानी कि उसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, उन्नाव जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन का है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इनमें से कौन सा सबसे सटीक उदाहरण है। क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अपनी फाइलों को या सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की बजाय इंटरनेट के सर्वर पर स्टोर करना। इसके हार्ड डिस्क की बजाय, मैं यहां लिख देता हूं, हार्ड डिस्क की बजाय इंटरनेट, हार्ड डिस्क की बजाय इंटरनेट के सर्वर पर स्टोर करना, ठीक है। ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग का काम। तो कह रहा है कि गूगल ड्राइव पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, कि अपनी फाइलों को या अपनी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में मतलब हार्ड डिस्क में नहीं अपलोड करना है और इंटरनेट के सर्वर पर इसको अपलोड करना है। ऑप्शन बी गूगल ड्राइव पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है जो उपयोगकर्ताओं को उनके डिवाइस में वायरस होने की झूठी चेतावनी देता है और डराता है और उनसे फर्जी एंटीवायरस खरीदने के लिए पैसे ऐंठता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कीलागर, ऑप्शन बी स्क्वेयर, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वेयर। ये क्या है, स्क्वेयर एक साइबर खतरे की रणनीति है। क्या है, साइबर खतरे की रणनीति है। इसमें क्या होता है कि जो साइबर अपराधी होता है वो क्या करता है कि झूठी चेतावनी देता है कि आपके मोबाइल में वायरस आ गए, और फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब वायरस हटाने के लिए, काम न करने के लिए पैसे ऐंठता है। और ऑप्शन नंबर बी स्क्वेयर आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वेयर यानी कि इश्क लग गया तभी दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन का है कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूएन द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनियन मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का महत्व का मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किस प्रसिद्ध महिला ने की थी। 1948 में जब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा तैयार हुई, यानी कि जो उसके कागजात तैयार हुए, तो कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों ऑप्शन बी एलेनोर रूजवेल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी
रूजवेल्ट। तो क्या है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों, मतलब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की क्या थी, ये पत्नी थी। एलेनोर रूजवेल्ट ये क्या थी, वाइफ थी। इसी वजह से दोस्तों इनको जो मसौदा तैयार करने वाली समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि पहली हेड, यानी कि फर्स्ट हेड कौन बनी, एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि मई 2021 में, मतलब सॉरी मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी यानी कि ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा चलाए गए गुप्त सैन्य अभियान का कोड नेम क्या था। गुप्त सैन्य अभियान चलाया गया था यूएसए की नेवी सील्स के द्वारा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया था उसका कोड नेम क्या था। उसका कोड नेम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2 मई 2011 ईस्वी को दोस्तों ये चलाया गया था और ओसामा बिन लादेन की मौत कर दी गई थी। अब ओसामा बिन लादेन ये दोस्तों अलकायदा का प्रमुख था। इसका अलकायदा जो कि आतंकवादी संगठन है, इसका अलकायदा क्या है, आतंकवादी संगठन है, आतंकी संगठन। इसी का दोस्तों क्या है, इसी का वो हेड था ओसामा बिन लादेन, जिसकी की ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर ये अभियान चला करके मई 2011 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पाकिस्तान के एबटाबाद में कह रहा है कि इंटरनेट के इतिहास में दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट किसे माना जाता है, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। पहली वेबसाइट है दुनिया की दोस्तों 6degrees.com। ये दोस्तों क्या हो जाएगी, दुनिया की पहली वेबसाइट हो जाएगी 6degrees.com। 1997 ईस्वी में दोस्तों इसको मतलब बनाया गया था। वो बनाने वाले का नाम क्या था, उनका नाम था एंड्रयू वेनरिच। क्या नाम था, एंड्रयू वेन रिच, ये दोस्तों इनका नाम था। 2000 मतलब सॉरी 1997 ईस्वी में 6degrees.com एंड्रयू वेनरिच के द्वारा बनाई गई पहली सोशल मीडिया वेबसाइट थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन कार्यों और उनके योगदान को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ स्थित है। प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, वैसे दिल्ली में रहते हैं, तो संग्रहालय भी दिल्ली में स्थित होगा। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सभी प्रधानमंत्री यानी कि जो 14 प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं उनके जीवन काल और उनके योगदान को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, मतलब किया क्या जा रहा है, हो चुका है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया जा चुका है। ठीक है, 2022 में। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 22 या शायद 23 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अच्छे से क्लास को कवर करना है और मुझको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी पसंद, मतलब कैसी लगी। और अगर दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से कवर करिए, मुझको कमेंट करके बताइए और भी जो आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।